फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्री मेडिको यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस सेकेंड ईयर। तो जैसा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और जो नए स्टूडेंट 2022 के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से लग चुके हैं, तो मैं भी बता देना चाहता हूँ कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बिल्कुल टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए और भी ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सीखते रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स बताता रहूँगा, और जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक, टॉप टू बॉटम, आप जैसा कि नीट में क्वेश्चंस आते हैं, आप देखते हैं बेसिक्स तो बिल्कुल छोड़े नहीं जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आपको एक हाई लेवल तक जाकर के करना होता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि आप अपने बेसिक्स तो बिल्कुल ही मत छोड़िए। उसके बाद जरूरी जो होता है कि आपको कितना पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड किया जाता रहेगा। तो सो प्लीज, जैसा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला बेसिक्स टॉपिक। उससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे बेसिक्स मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि जैसे अगर हम चलने जा रहे हैं अपना बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या हो जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो जैसे बेसिक्स मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे वीडियोस आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर आप बेसिक्स मैथमेटिक्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, सिंपली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट वन, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा वेक्टर। ओके, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, फिजिक्स का सबसे बेसिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वेक्टर, जो कि हर चैप्टर में आपको काम आता है। तो चलिए, हम आपका जो हमारा और पहला सब्जेक्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री। इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इसके वर्ड में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो सिंपली ट्रिग्नो इसमें होता है ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ओके, ट्राई का मतलब होता है 3। ओके, और ये इसमें जो गोनो मतलब ये क्या होता है, गॉन। गॉन का मतलब होता है आर्म्स, तो इसमें आपके 3 आर्म्स। ओके, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मीजरमेंट। तो आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है कि ऐसे 3 आर्म्स का एक स्ट्रक्चर होगा। ओके, और उसको हमको मीजर करना है। मीजरमेंट में हम क्या क्या चीजें मीजर करेंगे, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा टर्म है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द 3 आर्म्स। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो वो किसके लिए अप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, राइट एंगल। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे मेरे सामने स्क्रीन पर, ये देखिए, इसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बाकी अदर एंगल कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो ऐसे जो भी ट्रायंगल बनेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब अगर आपको ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो उसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी किसके लिए अप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें जो आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, अगर कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से होंगे तो हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ओके, फिर दूसरी चीज आती है कि इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ओके, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस उसके बेस का स्क्वायर कर देते हैं।
ओके, तो ये हो जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसके बेस के स्क्वायर को सम कर देते हैं तो हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या चलते हैं हम पढ़ने के लिए आर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें ये जो 3 आर्म्स दी हुई हैं आपको स्क्रीन पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें हमको पढ़ना होता है 3 आर्म। तो सबसे पहली आर्म को अगर हम कहें, हमारे सामने दिख रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर आर्म्स क्या होते हैं, जब भी आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आप आर्म्स को पहचानें, इन तीनों आर्म्स में से कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। सबसे बेसिक्स है तो आपको बेसिक्स से पूरा सारी चीजें एक एक करके क्लियर करनी है। ओके, तो ये देखिए परपेंडिकुलर आप कैसे पहचानेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या मैंने बताया कि ये जो ट्रायंगल बन रहा होता है, ठीक है, इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एक जो एंगल होता है ये एंगल थीटा आपको दिया होगा। ओके, ये जो एंगल बेटा थीटा दिया होगा, इसके सामने जो भी आर्म आएगा, इसके सामने ये देखो एक आर्म आ रहा है PM, इस लंबाई का ये वाला आर्म आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने जो आर्म होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। ओके, तो आपका परपेंडिकुलर ये क्लियर हो गया। फिर ये बेस क्या होता है, अब दूसरी बात आ जाए कि ये बेस क्या है, तो बेस वो लाइन होती है बेटा, बेस वो लाइन होती है जिस पर ये परपेंडिकुलर लाइन, ये आपको दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन जिस पर आकर के परपेंडिकुलर गिरती है उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसके बाद इन दोनों के बाद जो बच गया उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक है, तो आप अगर बेस और परपेंडिकुलर को पहचान गए हैं, तो जैसा कि आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 ही आर्म होती है। अगर आपको पता चल गया एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक जरूरत ये हो जाती है कि आप इसको समझें कि ये आर्म्स क्या है। ओके, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या आपको निकालना है। तो ये हो जाता है आर्म्स की बात। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, देखिए आर्म्स हो गया, ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस। इसमें एक तीसरी चीज है एंगल। ये क्या है आपका एंगल। अब इस एंगल के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एंगल क्या होता है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है, तो एंगल के लिए हम लोग सिंपली अगर कहें एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो ये तो सिंपल सा फार्मूला हो जाता है। फिर बात आती है कि ये इस फिगर में कहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये बेटा जो आपकी लाइन OP है, ठीक है, इस O को एक्सिस मान के अगर ये इसको रिवॉल्व कर रही है तो ये यहाँ पर एक एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक आर्क बनती है, अगर आपका एंगल बेटा बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन परपेंडिकुलर गिर रही होती है उसी को आर्क माना जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए ये ध्यान रखना होगा, ये होता है बेटा आपका आर्क। ओके, और ये होता है आपका रेडियस जिसके अबाउट कोई भी पॉइंट रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये तो छोटी बात होगी जो आप सभी जानते हो। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक क्लॉकवाइज एंगल होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं अगर आप कभी भी एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई भी एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल आपका बेटा निगेटिव होगा। ठीक है, इसको मैं नेगेटिव लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ जानते रहिए सारे टर्म को। ये जो मैंने लिखा है नेगेटिव है। अगर कोई एंगल आप मेजर कर रहे हो और वो एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। दूसरी बात आती है कि ये क्लॉकवाइज एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। दीवार पर लगी हुई घड़ी, इससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि ये आपकी क्या होती है, घड़ी होती है। ठीक है, अब अगर घड़ी की सुई हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कैसे घूमती है। ठीक है, तो घड़ी कैसे चलती है, ये आपका यहाँ पर 12 बजे होते हैं। ठीक है, ये आपके 3, 6 और 9। तो अगर आपकी घड़ी की सुई चलती है बेटा तो कैसे चलती है, कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलती है। तो अगर कोई घड़ी के डायरेक्शन में चलेगा तो कहेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के जैसा जो चल रहा है उसको कहते हैं, जो घड़ी के जैसा चल रहा है इसीलिए तो उसको क्लॉकवाइज कह रहे हैं। और जो घड़ी के उल्टा चल रहा है अगर, तो उसको क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की जो सुई होती है बेटा कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। लेकिन अगर
कोई ऐसा एंगल है जो इस साइड में चल रहा हो, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलती नहीं, ये घड़ी के उल्टा वाला एंगल हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। ओके, अब इसको अगर एंगल में समझना हो तो आप कैसे समझोगे, तो इसी फिगर के सामने मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। मान लो ये आपकी लाइन है, ठीक है, यहाँ से आपका एंगल, पहले आप यहाँ थे तो आपका एंगल क्या था, थीटा 1 था। फिर आपने अपना एंगल चेंज किया, मान लीजिए यहाँ चले आए इस पॉइंट पर, मेरे फिगर के साथ बने रहिएगा, तो आपका ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2। ठीक है, अब आप ये एंगल देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, घड़ी की सुई के अपोजिट जा रहा है ना, इसीलिए जो ये एंगल है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आपको ये फिगर मैं यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये फिगर आपके इसके लिए हो गया। तो ये एंगल कैसा है, ये एंगल पॉजिटिव है। कैसे, आपको मैं दिखा सकता हूँ बहुत आसानी से। मान लीजिए जब आप यहाँ पे थे तो आपका एंगल कितना था, 30 डिग्री, और जब आप यहाँ पर पहुंच गए तो आपने यहाँ से मेजर किया तो आपका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो बेटा, आपका एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका ऐड होता जा रहा है, इसलिए ये एंगल कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ इसी चीज को उल्टा करके देखिए, यहाँ दूसरे फिगर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप थे, ठीक है, ये एंगल आपका पूरा का पूरा बेटा कितना था, 60 डिग्री था। ठीक है, कितना था ये एंगल, 60 डिग्री है। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। अब ये मान लीजिए ये घड़ी की सुई यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो आपका एंगल क्या हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री हो गया। तो अब आपका एंगल जो है ना बेटा, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब आपका एंगल कैसा जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। इसीलिए जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एंगल के बारे में। तो जब भी आपको चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, पाई/180 से। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, आपको इसको कन्वर्ट करना है कि ये 90 डिग्री को हम रेडियन में बना दें। ठीक है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है पाई/180 डिग्री। ओके, आप इसे सॉल्व करके देखिए, ये कितना आ जाएगा, पाई/2। यानी 90 डिग्री जो है आपका यहाँ पर कितने रेडियन के बराबर है, पाई/2 रेडियन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपका कोई एंगल रेडियन में दे रखा है और आपको उसको चेंज करना हो कि वो डिग्री में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, आप इसी चीज को देखिए। अगर मान लीजिए आपका जो एंगल था भाई यहाँ पर, ठीक है, आपका जो यहाँ पर एंगल है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है पाई/2। ओके, अब आपको अगर इसे चेंज करना है डिग्री में, तो आप क्या करिए, 180/पाई से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए आपका चेंज होकर के कितना आ गया, 90 डिग्री। तो देखिए जब हमने 90 डिग्री को चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री को चेंज किया तो पाई/2 रेडियन में आ गया। अब पाई/2 रेडियन को मैंने चेंज कर दिया डिग्री में, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको क्या पढ़ना होता है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो लाइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी इस फिगर के अकॉर्डिंग, XOX डैश। ओके, एक लाइन ये आपकी होगी, दूसरी लाइन ये आपको दिख रही होगी, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, O। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। ओके, तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यहाँ पर पॉइंट O जो है आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। फिर एक यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, XOX डैश, YOY डैश, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पर, तो जिसको हमने कहा कि ओरिजिन है। अब अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यहाँ पर आपको चार पार्टीशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं चारों पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ये फिक्स होते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट को हम इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेंट हम किस बेसिस पर लिखते हैं, अभी इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें भाई, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आप खुद यहाँ पर समझो मेरे साथ, ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है,
अगर मैंने इसको क्या माना ओरिजिन, तो यहाँ एंगल अगर 0 है तो आप 0 से अगर इस y लाइन पर जा रहे हो तो कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, जो भी एंगल, ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री तक होगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि जो इसका एंगल थीटा है बेटा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ऐसे अब मान लीजिए आपने 90 डिग्री बना लिया, जैसे 90 डिग्री से आप ज्यादा एंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, होगा कुछ ये कि आप एक दूसरे क्वाड्रेंट में चले आएंगे। तो जब भी आपका थीटा, यही जो थीटा आप नाप रहे थे बेटा, अगर ये देखिए ये लाइन में ऐसे खींच दूं तो अब ये जो थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा और ये पॉइंट पी हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो थीटा नाप रहे हैं, ये थीटा आपको खुद दिख रहा होगा आपकी आंखों के सामने कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री से तो ज्यादा है, पर देखिए यहाँ पर आप आते आते यहाँ पर पहुंच गए तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा बेटा पर 180 डिग्री से कम होगा। तो जितने भी एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम होंगे वो कहाँ आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे आप मूव करते हुए यहाँ पर आ जाइए, 180 से जैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है, और 180 से ज्यादा और इसमें ये आपका होता है 270 270, ठीक। तो वो क्वाड्रेंट जो 180 से ज्यादा हो, ओके, वो क्वाड्रेंट जो 180 से तो ज्यादा हो पर 270 से कम हो उसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, जैसे आप 270 से ज्यादा होंगे, यानी इसमें जो आपका थीटा होगा 270 से तो ज्यादा होगा पर 360 से कम होगा या 360 के बराबर होगा, वो क्वाड्रेंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, एंगल के बेसिस पर। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपका एंगल 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आपका कहता है कि एंगल 90 डिग्री से 180 के बीच में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और अगर, ओके, मैं यहाँ पर आपको एक फिगर के थ्रू समझाता रहता हूँ। ये देखिए ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 टू 360 क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को इस बेसिस पर आपके डिवाइड किया गया। तो ये आपके क्वाड्रेंट की बात हो गई जो आपके 4 क्वाड्रेंट है। फिर नेक्स्ट क्या है इस क्वाड्रेंट में 3 साइड। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसी फिगर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें दिखा करके समझाता रहता हूँ। इसके लिए तो ये जो 3 साइड आपके इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, आपका ट्रायंगल यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए आपका पॉइंट हो गया O, फिर आपका पॉइंट हो जाता है बेटा P और एक हो जाता है M। तो आपको ये एक ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा होगा OPM। आपका जो ट्रायंगल है इनकी जो तीनों साइड है एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू दी 6 डिफरेंट रेशियो, ठीक है। इन्हीं तीनों आर्म का हमें रेशियो लेकर के ऐसे 6 रेशियो मिलेंगे जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये 6 रेशियो आपके लिए क्या है जो आपको पढ़ना है, ठीक। सिंपली अगर एक आपका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका होता है बेटा यहाँ पर दिख रहा होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, कुछ भी ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है इसके आर्म्स के रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइन थीटा है आप खुद से लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए साइन थीटा को जो हम कहते हैं बेटा, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर मैं छोटा छोटा टर्म लिखूंगा, P से परपेंडिकुलर, H से क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर आर्म आपका क्या दिख रहा है, इस लाइन को हम कहेंगे P एंड M। ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या कह रही है PM, तो आपका ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका रेशियो क्या करेंगे आप PM।
और आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस वाली लाइन आपकी है ओपी। तो बस यही रेशियो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। कॉस थीटा को कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस वाली लाइन को आप क्या कहेंगे, ये देखिए बेस वाली लाइन है आपकी ओ एम अपॉन हाइपोटेनस आपकी क्या है ओपी। ऐसे जो टेन थीटा होता है आपका, आप इसको क्या कहते हो, बेस अपॉन बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। बेस की लाइन को फिर से आप क्या कहोगे ओ एम, और परपेंडिकुलर की लाइन आपकी क्या हो जाएगी पी एम। अगर आपने ये रेशियो पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ओके, तो आपके बाद ये जो फर्दर तीन रेशियो है इसको आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिए, बस इसका उल्टा होता है। जैसे बेटा ये जो होता है आपका, आपको दिख रहा होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है, साइन थीटा। यानी जो साइन थीटा का रेशियो होगा वो कॉसेक थीटा के लिए उल्टा होगा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और आपका जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि आपको कॉसेक थीटा अगर चाहिए तो आप साइन थीटा का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो जो इसका आया है ये आप उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ओपी अपॉन पीएम। जैसा कि ऊपर फिगर में मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, आपको जरूरत है तो यहाँ से ये फिगर बना करके अपने कॉपी में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इसका रेशियो लेकर के जैसा कि मैंने बनाया, आप अपनी कॉपी में बना करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप बस इसको उल्टा करते चले जाइए। आपका ये जो सेक थीटा है बेटा, इसका क्या होता है, अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। इनका आर्म रेशियो भी इनके अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब बस आप इसको ऐसे ही फॉलो करते जाइए। ये सब बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फिर भी ये सारी चीज़ें अगर आप बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये रेशियो हो जाए पी एम अपॉन ओ एम। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। देखिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। अगर ऊपर की चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है, तो हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो साइन थीटा है आपका रेशियो जो है, ठीक है, 3/5 दे रखा है। तो साइन थीटा आप सभी जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए मेरे साथ ही एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए। तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि साइन थीटा आपको 3/5 दे रखा है, तो बाकी के जो बचे हुए रेशियो हैं 6 रेशियो होते हैं, यानी बाकी के 5 रेशियो आपको खुद से फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो अगर आपके सामने साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब जब भी आप ऐसा रेशियो निकालने जा रहे हैं तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। एक थीटा आप मान लेंगे, उसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये देखिए इसका बेस हो जाएगा जिस पर 90 डिग्री जाकर के लाइन बन रही है। जो बच गया वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस सबसे लंबी लाइन होती है, ठीक है। तो ये देखिए 3/5। अब आपको निकालना क्या है, बेस। बेस आपको नहीं पता है, बेस क्यों निकालना है, क्योंकि जो अदर 5 रेशियो आपको चाहिए उसमें तो आपको बेस चाहिए होगा ना। तो यहाँ से अगर आप बेस निकालना चाहते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, मेरे साथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर आपको बेस का स्क्वायर चाहिए है तो आप क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हाइपोटेनस आपका है 5 माइनस 3 स्क्वायर, ओके। आप इसे जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, ओके। अब आप यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा रूट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेस आ जाएगा, ओके, यहाँ पर ये बेस हमको निकालना है, सॉरी। तो ये जो आपका बी जो है बेस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेस कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको तीनों आर्म की वैल्यू पता चल गई, तो रेशियो निकालना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप मेरे साथ सारे रेशियो निकालिए। जैसे सबसे पहले अगर आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो मैंने अभी बताया कि अगर आपको जरूरत होगी कॉसेक थीटा को तो आप इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। एक आंसर आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए आप क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपका बेस अभी आपने फाइंड किया है, कितना आया है 4, आपका हाइपोटेनस कितना है 5 है,
ओके। अब मान लीजिए बाकी के रेशियो आपको निकालना है, तो आपको पता है कि जो आपका सेक थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये 4/5 है, ये तो 5/4 आ जाएगा। ओके। फिर आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा के लिए आप क्या करते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस यहाँ पर आपको पता है 4 है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 है। फिर आपको निकालना है कॉट थीटा। तो आपको पता है जो आपका कॉट थीटा का रेशियो आएगा वो टेन थीटा के जस्ट अपोजिट होगा। ओके। अब अगर ये अपोजिट है तो क्या कर देंगे हम लोग, 3/4। तो इस तरह से बाकी आपके बचे हुए रेशियो, ये आपका पहला रेशियो जो दिया हुआ था। बाकी देखिए ये दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, ठीक है, और ये आपका हो गया चौथा रेशियो, ये टेन थीटा का पांचवा रेशियो, और ये ऐसे 6 रेशियो होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। ओके। अब अगर हमने ये पढ़ लिया तो क्वाड्रेंट में जो बाकी बची हुई चीजें हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट में और क्या चीजें हैं जो हमको पढ़नी चाहिए। ओके। तो चलिए पढ़ते हैं क्वाड्रेंट में एंगल के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेंट के बारे में मैंने क्यों बताया कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्यों इसको सेकंड कहते हैं, क्यों इसको थर्ड कहते हैं और क्यों इसको फोर्थ कहते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं, आपको समझ में आ चुका है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों होगा, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बेटा एंगल होता है थीटा जो होता है वो 90 से कम होता है। ठीक है। तो 90 से कम अगर कोई भी एंगल आप निकालना चाहोगे तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि 90 से कम है। तो जो ये 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है, इस सब का रेशियो होता है, इन्हीं रेशियो को हम यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे। ओके। तो मेरे साथ देखते रहिए कि हर क्वाड्रेंट का जो ये आता है एंगल का लिमिट, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। ठीक है। तो ये एंगल हम कौन सा मेजर कर रहे हैं, ये देखिए हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा, जो भी एंगल है। अब मान लीजिए हम ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में चले आते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये ये जो एंगल आपको थीटा दिख रहा है, तो आपको यहाँ से एंगल थोड़ी मेजर कर रहा है, एंगल तो आप यहाँ से मेजर कर रहे हो। तो ये 90 हो गया और ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जब जा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपका जो एंगल होता है ये क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यही कि जो एंगल है 90 से ज्यादा है। और साइन 90 माइनस थीटा कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एंगल है वो 90 से कम है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल 90 से कम होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से ज्यादा होता है। इसीलिए जब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ओके। और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके। फिर आता है टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके। तो ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला हो जाता है। ऐसा ही होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है जब भी आप जा रहे हो, ये देखिए आप जब यहाँ पर पहुंच गए हो बेटा तो कितना होगा 180। अब जैसे आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपका ये जो एंगल होगा 180 से ज्यादा होगा, यानी इसमें जो भी एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप एंगल कहाँ से नापते हो, यहाँ से नापना शुरू किया तो ये देखिए, ये मेरी लाइन के साथ चलते रहिए, ये पूरा एंगल कितना हो गया 180। अब जैसे आप इससे आगे बढ़ रहे हो तो उसमें थीटा जोड़ रहे हैं ना, तभी तो 180 से ज्यादा हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है इसीलिए क्या होता है 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan
180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये तीन रेशियो हो गए। ऐसे ही जब आप आ रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आप यहाँ पर पहुंच रहे हो तो आपको पता होता है ये कितना है, 270 डिग्री। तो जब भी आप इसके आगे कोई एंगल बना रहे हो, ठीक है, तो 270 में जोड़ोगे तभी तो आप इस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो इसके जितने भी फॉर्मूले होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ओके, इस क्वाड्रेंट में तो ये आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, एंड tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये रेशियो हो जाता है आपके क्वाड्रेंट का, आपकी स्क्रीन पर, जो कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये याद करना। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में कि यहाँ पर ये देखिए साइन का जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, बस आपको इतना याद रखना है, कॉस थीटा का साइन थीटा, इसीलिए tan थीटा का कॉट थीटा। तो ये जो वैल्यू जो ये पलटता है, ये किस किस केस में होता है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए साइन थीटा का साइन थीटा रहता है, ठीक है, कॉस थीटा का कॉस थीटा रहता है, tan थीटा का tan थीटा रहता है। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। जबकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन और tan का कॉट हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाता है। दूसरी चीज ये प्रॉब्लम करेगी आपको यहाँ पर कि यहाँ पर किसको कब साइन ले, साइन को कब पॉजिटिव ले और कब निगेटिव ले, ये थोड़ा सा आपको हर जगह पर कंफ्यूज करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक्स होता है, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ऐसे याद किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए एक निमोनिक है, ऑल स्टूडेंट, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ऑल स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पर देखिए बड़ा सा लिख रहा हूं मैं, टिकट चोर। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टिकट चोर। तो ऑल का मतलब क्या हो गया, इसमें जितने भी हो गए, ऑल का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सबके सब पॉजिटिव होंगे। फिर मैंने यहाँ पर देखो लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट में एस आ रहा है ना, तो जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सबके सब देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव है। ये देखो साइन वाला पॉजिटिव, तो एस से साइन हो गया। और यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट लिखा है तो वो साइन के लिए होगा, तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखो टी, यहाँ पर है आपका टी tan आता है, ठीक है, टी से tan होता है और टी से टिकट होता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका tan पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देखो चोर में सी आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इस निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। निमोनिक्स क्या है आपका, ऐसे याद कर दिया, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, ठीक है, टिकट चोर। फिर से एक बार याद करिए, ये ऑल किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो ऑल है आपका किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, टिकट थर्ड क्वाड्रेंट में, चोर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ रहा है मतलब सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, और ऐसे आ रहा है आपका चोर आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका सी से सिर्फ कॉस होता है। ठीक है, इसलिए कॉस सिर्फ पॉजिटिव होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा उसका एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं सिंपल, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको कुछ जो वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल के बारे में हम लोग इनके आर्म्स के रेशियो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको याद हो गया होगा, ठीक है, साइन थीटा का जो आर्म्स रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है,
लंब बटे कर्ण। तो अगर ये जीरो है, ठीक है, आपने जो एंगल लिया साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। ओके, साइन 30 की जो वैल्यू होती है आप याद करना होगा आपको, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर बात आती है कि आपको निकालना है साइन 120 डिग्री। क्या निकालना है, साइन 120 डिग्री। तो आपको ध्यान करना होगा कि ये साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बहुत सिंपली सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आता था आपका निकल करके, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अभी आगे इसको सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। ऐसे देखिए साइन 135, साइन 135 दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन 90 प्लस 45, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 45, ठीक है। ऐसे आप सारी चीजों को जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, कॉस 60, ओके, देन कॉस 90। तो आपको बड़े से बड़े एंगल को अगर निकालना है, उसका रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू, तो आप इसको ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो होता है, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आपको रटना नहीं है, बस इसका उल्टा कर देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे साइन का रेशियो मैंने लिखा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस के लिए आप क्या करिएगा, बस इसी चीज को उल्टा कर दीजिए, जो 90 वाला उसको पहले लिखिए, ठीक है, और इसको बाद में लिख दीजिए। तो देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ओके। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 60 की है उल्टा करिए तो यही हो जाएगी √3/2। कॉस 45 ये बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, तो बीच में अगर कोई चीज बीच में उसको उल्टो तो वो बीच में ही रहता है, ठीक है, तो उसका उल्टा बीच में ही आएगा। अब यहाँ पर जो आपका कॉस 60 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो साइन 30 की थी। अब यहाँ पर देखिए साइन जीरो की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बस इसको आपको ऐसे उलटना है, मतलब उल्टा करना है इस वैल्यू को, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चाहिए साइन 120 की वैल्यू। साइन 120 की वैल्यू जब आपने निकाली तो देखिए इसको सॉल्व किया, साइन 90 प्लस कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ से पता होना चाहिए कितना है, √3/2, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3/2। ऐसे आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है कि साइन 135 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको होगी साइन 90 प्लस 45, तो आपका आ जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ऐसे है आपका कॉस 50, तो ये हो गया आपका कॉस 60 वैल्यू आ गई, जैसे आके इन दोनों को सॉल्व किया वैसे आप इसको सॉल्व। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और कॉस 90 की वैल्यू 0। यानी साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। साइन 150 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे आप रिस्पेक्टिव वैल्यू जो आपको मिलेगी आप यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाइए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन 30 डिग्री। यही तो आता था कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कितना आ गया, -1/2, ठीक है। ऐसे अदर क्वेश्चन को भी आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करते चले जाइए। जैसे आपको यहाँ पर लिखा है कॉस 135, कॉस 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन 45। 45 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका आ जाएगा क्या, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2, क्योंकि माइनस साइन आगे लगा हुआ है। इसी के करस्पॉन्डिंग आप और भी चीजों को करते चले जाइएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। ऐसे फर्दर चीजों को आप सॉल्व करते हुए चले जाइए, ठीक है। ऐसे टेन थीटा, अगर टेन थीटा की वैल्यू 0 तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखा हो 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है।
अब इसके आगे की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू यहाँ पर शो कर देता हूँ। tan 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और आप सभी जानते हैं tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, यानी कॉट 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो ये आपका tan 30 दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर इसी का हमें cot 30 लिखना हो तो मैंने बताया था कि जो tan का उल्टा होता है वो क्या होता है, cot होता है। तो आप इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3, ठीक है। ऐसे आगे आप फर्दर वैल्यू जो ये इस फिल इन द स्पेस कर सकते हैं आप, ठीक है, खुद से मेजर कर सकते हैं कि क्या चीजें कैसे करनी है। तो इसी के साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्री का आज टॉपिक था ये यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और आप बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से जुड़ करके अब हम लोग रेगुलर इस ऐसे ही वीडियोस को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और आप कोशिश करिए कि हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी सीख सकते हैं आप बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे के सारे मेडिकोस, मेरा मतलब मेडिकोस का मतलब होता है सारे एमबीबीएस स्टूडेंट जो आपको गाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और क्या आपको सीखना है क्या जानना है वो हमको बेहतर पता होता है। तो आप अपने इस 2022 की तैयारी के लिए बहुत अच्छा करने के लिए आप मेरे साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सो प्लीज़, thanks for watching this video and please like and subscribe our channel. Thank you.